सो पिछले लेक्चर में हमने पिछले 3 लेक्चरों में हमने क्या क्या पढ़ा है। सो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद हमने माउथ एंड न्यूरल कैविटी के बारे में पढ़ा डिटेल में, फिर हमने टीथ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, वर्टिकल सेक्शन ऑफ इंसिजर आपको पढ़ाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सब की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेरिंग्स, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आप देख सकते हैं सो आप देख सकते हैं विच इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स को हमने उसके रीजन के बेसिस पर 3 भागों में बांटा है। एक्चुअली फेरिंग्स एक जगह है माउथ के ओरल कैविटी के पीछे, जब आप जाएंगे तो फेरिंग्स देखने को आपको मिलता है, और उसके फेरिंग्स में जो प्रेजेंट है फेरिंग्स वहाँ पर, उसमें उसके रीजन के बेसिस पे 3 भागों में बांटा है हमने। तो ये जो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं, ये रीजन के बेसिस पे इनके नाम पड़े हुए हैं। सो ये एक पूरा एक फेरिंग्स है। नेजल कैविटी के पीछे हुआ तो नेजोफेरिंग्स बोल दिया, और ओरल कैविटी के पीछे हुआ तो ओरोफेरिंग्स बोल दिया, और जो सबसे पीछे वाला पोर्शन हुआ फेरिंग्स का, जो कि ईसोफेगस में जाकर के खुल रहा है, दैट इज लैरिंगोफेरिंग्स। तो इस तरीके से जो डिवाइड है, तो याद रखेगा रीजन के बेसिस पे डिवाइड है। अच्छा, है क्या फेरिंग्स? विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये लाइन आपसे हूबहू पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 भागों में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स बिहाइंड द नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड ओरल कैविटी ओपन टू इट। ओरोफेरिंग्स इज एक्चुअली that part. So oropharynx is actually that part which actually called as common passage for food and air. यही वो एक पार्ट है फेरिंग्स में जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। यहाँ पर क्या है, जो नेसोफेरिंग्स है, ओरल कैविटी है, इस ओरोफेरिंग्स में, इस रीजन में ही आकर के खुलती है। आगे बात करते हैं लैरिंगोफेरिंग्स की। मोस्ट इंफीरियर पार्ट है जो कि लीड्स इनटू ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाकर के खुलता है। ज़्यादा इन 3 के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। बाकी आपको याद रखना है कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। बाकी एक और चीज़ है यूस्टेशन ट्यूब, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यूस्टेशन ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये नेसोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है मिडिल ईयर से। कनेक्ट नेसोफेरिंग्स टू मिडिल ईयर। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? सो प्रेशर इक्वलाइजर का काम करता है ये। क्या है ये? प्रेशर इक्वलाइजर का काम। आगे बढ़ते हैं, लैरिंग्स विच इज अ विंड पाइप। ठीक है, लैरिंग्स जो कि क्या है, विंड पाइप है। ओके, लैरिंग्स, इसके बारे में तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, फिलहाल इसको हम यहां पर लीव करते हैं। ठीक, बाकी आगे बात करते हैं ग्लॉटिस। व्हाट इज ग्लॉटिस? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जो कि विंड पाइप की ओपनिंग है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एपिग्लॉटिस पढ़ना है। सो व्हाट इज एपिग्लॉटिस? सो इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। याद रखिएगा, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ठीक, ये क्या है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है बच्चों, ये एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। इस वर्ड पे बार बार गौर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, सो इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप और इट इज अ एनसीईआरटी लाइन। ये एक एनसीईआरटी लाइन है और आपको बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, याद रखना है कि एपिग्लॉटिस जो है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप है। अच्छा, एपिग्लॉटिस करता क्या है? तो जब आप खाना को निगलते हैं, किसी नेवाले को निगलते हैं आप, तो उस समय उसमें से कोई भी फूड पार्टिकल गलती से भी विंड पाइप में ना चला जाए, इस बात का ध्यान रखता है आपका एपिग्लॉटिस। तो ये एक्चुअली क्या करता है? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing। ओके, तो किस तरीके से काम करता है ये? मान लीजिए, पहले आप देखिए, मुझे देखिए, ये आगे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज व्हाट? ट्रैकिया। ठीक है, जहां आपको रिंग्स दिख रही होंगी, फील कर सकते हैं आप। ठीक है, फील करके देखिए। उसके पीछे से क्या जा रहा है? ईसोफेगस जा रहा है। ठीक, ईसोफेगस पोस्टीरियरली जाता है थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, बात करेंगे अभी है। तो
ये आपको दिख रहा है विंड पाइप, इसके पीछे होगा ईसोफेगस। तो आपको हम पढ़ा कि फेरिंग्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ओके, वहां से जब खाना जाएगा तो गलती से भी कोई भी पार्टिकल, फूड पार्टिकल विंड पाइप में ना चले जाए, क्योंकि अगर विंड पाइप में चला गया तो बहुत तेज स्नीजिंग होगी आपको, और कहीं ना कहीं आपके लंग्स में चला गया तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो कभी कभी स्नीजिंग की वजह से भी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिफ्लेक्स जो होता है आपका, इसलिए उससे भी आपके मृत्यु हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करता है आपका एपिग्लोटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान लीजिए दिस इज अ विंड पाइप और उसके पीछे ही प्रेजेंट होगा, उसके पीछे ही प्रेजेंट होगा यहाँ फूड पाइप, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्लैप आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके का एक फ्लैप आपको दिख रहा है। जैसे ही फूड आएगा, जैसे मान लीजिए फूड है, ये आया, अब इतना छोटा पाइप, इतना बड़ा फूड, ओ माय गॉड, कैसे अंदर जाएगा, छोटा कर देते हैं, ठीक। तो मान लीजिए छोटा सा फूड किसी भी तरीके से इधर ना चला जाए, तो इसके लिए क्या करता है, जब आप खाने में निकलते हैं, तो जब आप निकलते हैं ना, वो फ्लैप बंद हो जाता है। तो ये फ्लैप क्या होगा, इस तरीके से इसको कवर कर लेगा विंड पाइप को, ठीक है। ये फूड इससे कि यहाँ से आसानी से चला जाए, यहाँ पर भी कैसे भी करके यहाँ से यहाँ पर ना आ जाए, ठीक। सो ये काम करता है एपिग्लोटिस। ये क्या है, एपिग्लोटिस है। स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा मैं आपको, अगर स्लाइड मिलेगी मेरे को अच्छी सी कोई, तो स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ कोई स्लाइड आ गई अभी, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं ईसोफेगस पे, ठीक। ईसोफेगस क्या है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब है ईसोफेगस। सो याद रखना ये लाइन को, थिन लॉन्ग ट्यूब क्या है, ईसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि पास कर रही है पोस्टीरियरली थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम, ठीक। ये है। आगे बात करते हैं अब स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब की बात करते हैं, और उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जाना है, वो है ग्लैंड्स। तो जल्दी से खत्म करते हैं इनका। सो अब स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक विच इज अ जे शेप बैक लाइक स्ट्रक्चर। सो ईसोफेगस जो है वो जाकर के स्टमक में खुलता है, ठीक। किसके थ्रू खुलता है, ये जो ईसोफेगस है, मान लीजिए ये स्टमक मैंने बनाने की कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा नाकाम कोशिश करने की कोशिश की मैंने। सो ईसोफेगस जाकर के स्टमक में खुलता है, कौन से रीजन में जाके खुलता है, उस रीजन को बोलते हैं कार्डिया, कार्डियक या कार्डिया, ठीक। सो इसको बोलते हैं कार्डिया, ठीक है। तो ईसोफेगस स्टमक में जाकर के कार्डियक पोर्शन में खुलता है, ठीक है। विच इज अ जे शेप बैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि गार्ड करते हैं। जब ईसोफेगस स्टमक में खुलता है तो उसको गार्ड कौन करता है, ओपनिंग को गार्ड करने के लिए कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि एक तरीके का मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। कैसा, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, ओके। याद रखिएगा कौन सा स्फिंक्टर है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि एक तरीके का मस्कुलर स्फिंक्टर है, ठीक है। सो रेगुलेट्स ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। बात करें कहां पर लोकेट होता है हमारा स्टमक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी में किस जगह प्रेजेंट होता है आपका स्टमक, ठीक है। ये कैविटीज तो आपको पता होगी, क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, एक दिन बता देंगे ये भी। सो कैविटीज वो स्पेसेस या वो कंपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर आपके मेजर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि ये रहते हैं। सो एब्डोमिनल कैविटी का किस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, सो ये प्रेजेंट होता है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन में, ठीक। किधर भी नहीं, ये पूरा पेट समझते बैठे जाते हैं, ऐसा किधर भी नहीं, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। रिपीट पे नहीं है, बोल रहा हूँ 3 बार, याद हो जाए, जैसे कि अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक। सो स्टमक के आपको 3 पार्ट देखने को मिले, फंडस, कार्डियक एंड बॉडी। फंडस पार्ट क्या करता है, फंडस पार्ट जो है ऑलवेज फिल्ड विद गैसेस, ये हमेशा गैसेस से फिल होता है, ठीक है। इसमें इस पोर्शन में तरह तरह की आपको गैसेस देखने को मिलती हैं। सो ये ऑलवेज फिल्ड विद गैसेस और एयर। कार्डिया जो कि एक्चुअली वो पार्ट होता है जो कि ओपन ईसोफेगस की ओपनिंग को जो कंसिस्ट करता है। बाकी बॉडी जो कि मेन पार्ट होता है हमारी स्टमक का, और ये जो कर्वेचर है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और ये छोटा कर्वेचर इसको बोलते हैं हम लेसर ओमेंटम, ओके। फंक्शंस की बात करी जाए, स्टमक में क्या क्या होता है, तो वैसे तो हम
आगे पढ़ेंगे भी कहाँ पर क्या क्या डाइजेशन हो रहा है। हालांकि बात करते हैं, देखिए स्टमक में सबसे एक अच्छी जो प्रोसेस होती है वो होती है चर्निंग मूवमेंट, जो कि क्या करती है, फूड पार्टिकल्स जो हमने निकला तो निकला, चबा के निकला, हमने जो भी फूड खाया उसको खूब चबाया, बोलते हैं 32 बार चबाना चाहिए एक खाने को, जो कि हम नहीं करते कभी भी। चबाया हमने खाने को और काफ़ी हद तक उसको मेस्टिकेट किया और सलाइवा के थ्रू उसको एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर दिया, जैसे इज कॉल्ड एज बोलस। उस बोलस को फिर हमने अंदर लिया, फिर द्वारा स्टमक में जाके उसका क्या होता है, द्वारा ब्रेकअप होता है और छोटा किया जाता है उसको। तो क्या होता है, वो होता है चर्निंग मूवमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट, जो स्टमक करता है, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट, ओके। वो क्या करता है, ब्रेकअप करता है फूड पार्टिकल्स को। बाकी दूसरा फंक्शन क्या है, अच्छा, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं, वो भी हम ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। सो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है जिसकी मदद से आपका स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आगे बात करेंगे किस जगह पर किस ऑर्गन में या किस स्ट्रक्चर में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, किस पर्टिकुलर चीज़ का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर बताऊँ मैं, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक। बाकी यहाँ पर केशल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये फैक्टर भाई जरूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अल्टीमेटली एक और फंक्शन बन गया स्टमक का कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी होता है स्टमक में, ओके। तो विटामिन B12 का स्टमक में एब्जॉर्प्शन भी होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई ना कोई रिलीज कर रहा है, तो वो ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, ठीक। बाकी इसमें और क्या फंक्शन होता है, फूड को कुछ समय तक के लिए स्टोर भी करके रखती है, ठीक। और जो आप ग्लूकोज वगैरह खाते पीते हो तो वो भी यहाँ पर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। आगे बात करते हैं, इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ओके। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्टमक जो है इंटेस्टाइन में जाकर के खुलता है। तो स्टमक जाकर के खुलता है इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, तो उस पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि एक शी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो स्टमक जो कि आगे जाकर के खुलेगा, सी शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यूडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन दो तरीके के नहीं, सॉरी, इंटेस्टाइन फुल्ली हम की स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फुल्ली हम बोल देते हैं इंटेस्टाइन है। सो एक्चुअली क्या है, स्टमक जो है आपका जाकर के ड्यूडेनम में खोलता है विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक से ओपनिंग लेता है और स्टमक का जो भी कंटेंट है ड्यूडेनम में सबसे पहले जाएगा, ठीक है। ड्यूडेनम की एक खासियत है, यहां पर आयरन एब्जॉर्ब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। मेनली आयरन जो है यहां पर एब्जॉर्ब होता है, F is mainly absorbed in duodenum, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आयरन है जो है ड्यूडेनम में ही एब्जॉर्ब होता है, ये इसकी खासियत है ड्यूडेनम की। बाकी ये एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है। आगे बात करें जिजनम की, जो कि एक लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग कॉइल्ड। देखिए दोहरी बातें हैं, एक होता है इलियम जिसको बोलते हैं हम, वो भी कॉइल होता है, जिजनम वो भी कॉइल होता है। अच्छा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज अ लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप किसको टिक लगाएंगे, इंटेस्टाइन को, सॉरी इलियम को लगाएंगे, जिजनम को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना होता है। जिजनम जो कि लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। वहीं पे इलियम की बात करें तो इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिजनम, जो कि लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इलियम विच इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ स्ट्रक्चर है। हालांकि जिजनम इलियम खुद ही इतने आपस में उलझे हुए होते हैं कि इनको अलग करने के लिए मिसेंट्री जरूरत होती है, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक। सो जिजनम लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इलियम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, जिजनम विच इज अ लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड इलियम विच इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इलियम बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड बहुत है। बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, हमारे पूरे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो कि रिलीज करते हैं WBCs, ओके। लेकिन इलियम
स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट जहां पर ये लिम्फेटिक टिश्यूज जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और जबकि जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनके मॉक टेस्ट में तो बहुत ही हद पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पेयर पैचेस प्रेजेंट इन विच पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पेयर पैचेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इलियम में पाए जाते हैं। कहां पर? इलियम में। सो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक टिश्यू है, लेकिन यहां पर इलियम में ये लिम्फेटिक टिश्यू क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस होते हैं, क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेयर्स पैचेस। क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी रिलीज करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की। सो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सीकम जिसमें एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होती है। सीकम की बात करें, विच इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। सीकम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और आगे बात करें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि आउटग्रोथ होती है सीकम की। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नथिंग, इज एक्चुअली द आउटग्रोथ ऑफ सीकम, विच इज एक्चुअली अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, एक्चुअली ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर जो है आपके इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं उसको? एपेंडिसाइटिस। अच्छा, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स कॉल्ड एज एपेंडिसाइटिस। माना जाता है या होता ही है एक्चुअली, अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वेस्टिजल होता है हमारे ह्यूमंस के अंदर, लेकिन ये हार्बीवोर्स के अंदर वेस्टिजल नहीं होता, इसका काम होता है। ठीक है, ये हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ठीक, तो हार्बीवोर्स के अंदर ये क्या होता है? वेस्टिजल नहीं होता है। ओके, सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज नॉट वेस्टिजल इन हार्बीवोर्स, but it is vestigial in humans. ओके, चलिए आगे बात करें तो कॉलन पे आते हैं। इसमें एक और चीज बतानी थी। हाँ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में लिम्फोइड टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, सो ये भी याद रखिएगा। बाकी सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल पार्ट है। सीकम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें ये लाइन आपको याद रखनी है अच्छी तरह से, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। मैं बताया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होती है इस तरीके से, एक उंगली के बराबर मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम के ऊपर, सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा आपको। बाकी कॉलन की बात करें तो कॉलन जो है आपका 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन। अच्छा, अरे क्या कर दिया मैंने? ठीक है, डिसेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये एनस नीचे आकर के। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग इस तरीके का होता है। ठीक, बाकी रेक्टम, रेक्टम जो है कॉलन जो है आपका, जो डिसेंडिंग कॉलन है जाकर के खुलता है रेक्टम में, और रेक्टम खुलता है एनस में। अच्छा, एनाल कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो होती है एनस। ठीक है, सो एनाल कैनाल की जो ओपनिंग होती है वो एनस होती है। बाकी रेक्टम में कुछ देर के लिए आपका जो फेसेस है वो स्टोर होकर रह सकता है।